नॉमेनक्लेचर है ना। आज नॉमेनक्लेचर फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। कल हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था है ना कि सिस्टेमा नेचर बुक जो थी वो कैरोलस लिनियस ने लिखा था है ना। और लॉ ऑफ प्रियोरिटी देखा था हम लोगों ने, लॉ ऑफ रिजेक्शन देख लिया था कल। ठीक है, अब हम देखें इसे मान लो एक हम नाम लिखते हैं यहाँ पे बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक नाम लिख देते हैं जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसन। ठीक है, ये प्लांट का नाम है बेटा, पोटैटो का। ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसन। एक और नाम लिख देते हैं जो आप लोग सब लोग जानते हो बेटा, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आप लोग जानते हो, ये एनिमल है बेटा और ये प्लांट है। ठीक है ना। अब इसी को बेस मान के सारे रूल्स हम करेंगे। पहला रूल्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो पहला रूल है बेटा, उसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होने चाहिए। कितने वर्ड्स होने चाहिए बेटा? ओनली 2 वर्ड्स। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी उसके पीछे लिखा रहता है, वो हम अलग से देखने वाले हैं ना। तो यूजुअली 2 वर्ड्स होने चाहिए। पहला रूल देखो, 2 वर्ड्स हैं। दूसरा रूल क्या, आप लोग लिखते चलो है ना। दूसरा क्या है बेटा? द जेनेरिक नेम मस्ट बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब आप सोच रहे हो कि जेनेरिक नेम किसको बोलते हैं बेटा? तो चाहे एनिमल का नाम हो चाहे वो प्लांट का नाम हो बेटा, जो फर्स्ट वर्ड होता है, मतलब ये वाला जो वर्ड है, इसको हम बोलते हैं बेटा जेनेरिक नेम। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला वर्ड है अगर किसी प्लांट का हो तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अगर किसी प्लांट का नाम है बेटा तो जो सेकेंड वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर किसी एनिमल का नाम हो तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। ठीक है ना। तो पहला रूल ये है कि 2 वर्ड्स होने चाहिए बेटा। दूसरा है द जेनेरिक नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो देखो ये इसका पहला लेटर हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना। दूसरा लिखिए द जेनेरिक नेम जेनेरिक नेम must be start with capital letter. Must be start with capital letter. The specific name must start with small letter. The specific name or epithet must be start with small letter. ये समझ में आ गया? थर्ड रूल लिखते चलो, आ रहा है ना कैमरे में। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल व्हेन इट इज हैंड रिटेन, अगर ये हाथ से लिखा गया है तो व्हेन लिखो, मैं बोल रहा हूं व्हेन इट इज हैंड रिटेन और टाइप विद टाइप राइटर, या तो हम टाइप राइटर से टाइप करें या हैंड रिटेन हो हाथ से लिखें है। इफ व्हेन इट इज हैंड रिटन और टाइप विद टाइपराइटर it should be underlined separately. It should be underlined separately, मतलब इसको अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है, मतलब ऐसे दोनों। ठीक है,
और अगर हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं बेटा, प्रिंट लेते हैं अगर, तो वो इटैलिक में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट रूल लिखिए। थर्ड तो हो गया कि सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ होगा बेटा, व्हेन इट इज प्रिंटेड, व्हेन इट इज प्रिंटेड इट शुड बी italic, it should be italic, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ रूल होगा, जो फोर्थ या फिफ्थ जो भी होगा, मतलब 3 to 12 रूल है। मतलब किसी भी वर्ड में कम से कम 3 और मैक्सिमम 12 लेटर्स होने चाहिए। 3 to 12 रूल लिखिए इसमें। द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, the generic name or specific epithet, the generic name or specific epithet at least must have 3 letter and maximum 12 letters, नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज होना चाहिए बेटा लैटिनाइज्ड लैंग्वेज, है ना, लैटिनाइज्ड लैंग्वेज। तो सिक्स्थ रूल लिखिए, सिक्स्थ होगा जो भी होगा, सिक्स्थ लिखिए। दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाय, दिस नेमिंग मस्ट बी डन बाय using this naming must be done by using Latinized language, मतलब वो इसलिए बेटा, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना चाइनीज, ना जापानीज, ऐसा इसलिए कि अगर किसी भी लैंग्वेज का हम यूज करते बेटा तो बाकी लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं ना। और लैटिन में बात यह है कि वो डिसॉल्व हो चुका है, वो आज यूज में नहीं है, इसलिए कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, साइटेशन। साइटेशन क्या है ना, एडिंग द नेम ऑफ साइंटिस्ट, adding the name of scientist after specific epithet, तीन वर्ड हो गया बेटा, है ना, कभी कभी ये भी जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइटेशन। समझ आ गया बात। अब नेक्स्ट है बेटा टोटोनीम। नेक्स्ट है बेटा टोटोनीम। ये टोटोनीम क्या है बेटा, और एक चीज और है कि टोटोनीम जो है बेटा ओनली फॉर जूलॉजी, ओनली इन जूलॉजी। मतलब ये हुआ बेटा कि केवल एनिमल्स के नेमिंग में टोटोनीम यूज होता है, और ये इसका मतलब ये होता है बेटा कि व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बोथ आर रिटन बाय कॉमन वर्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नाजा, 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 नाजा मैंने 2 बार लिख दिया, है ना। स्नेक का स्पीसीज होती है बेटा, है ना। रैटस, रैटस चूहा होता है, रैटस, रैटस चूहा है। कतला, 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 देखो नाजा, नाजा, रैटस, रैटस, एक ही चीज 2 बार हमने लिखी है। अब ये स्पेसिफिक, ये जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है, जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है। बात समझ में आ गई। इस तरह इसको हम बोलते हैं टोटोनीम। अब एक और चीज होता है बेटा ऑटोनीम। ऑटोनीम, ऑटोनीम क्या होता है,
जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा कि टीबी जूलॉजी में होता है व्हेन स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पीसीज, लिख लो, मैं बोल रहा हूं व्हेन स्पेसिफिक नेम, मतलब जूलॉजी में स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पीसीज नेम, सब स्पीसीज या सब स्पेसिफिक नेम is indicated by same word. For example, called autonyms, है ना। एग्जाम्पल, जैसे कि मॉडर्न ह्यूमन जो होता है बेटा, उसका नाम होता है होमो सैपियंस। देखो 2 बार है, समझ रहे हो, होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमन जो है बेटा, तो उसका ये नाम है ना, 2 बार लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इस नेमिंग के लिए कुछ कंट्रोल हैं, जैसे कुछ कोड्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल कोड, वहां पे हमें अगर कोई नाम देना है तो उसका हेल्प लेना पड़ता है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग, थोड़े से अलग अलग रूल्स हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बस उसका नाम ही आपको याद रखना है, ज्यादा उसमें नहीं है कुछ, बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान सी चीज है। जैसे ICBM का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर लिखा है मैंने, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर, बी से क्या होगा? बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक और होता है ICBM, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, है ना, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर फुल फॉर्म पूछता है बस इसका, कभी पूछता भी है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, सिंपल, बहुत आसान, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर है ICVN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ, क्या होगा? वायरल नॉमेनक्लेचर। फिर है बेटा ICNCP, इसका क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature of cultivated plants, है ना। ये हो गया 2-4 कोड्स जो थे मैंने बता दिया। अच्छा, साइटेशन बेटा, जब किसी नाम के स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लीन, है ना, LINN,
तो वो साइंटिस्ट का नाम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे साइटेशन। ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कौन सा बच्चा था, लावण्या बटे, है ना। जब साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के लास्ट में, तो उसको बोलते हैं हम साइटेशन। ठीक बात है ना, समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम तो। ये रिवीजन क्लास नहीं है, मतलब कुछ बैच ऐसे इसमें है जो नए बच्चे हैं, तो हम पूरा प्रॉपर चल रहे हैं बेटा। हाँ, गुड, वेरी गुड। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत स्पीड चल रहा हूँ, उल्टा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, है ना, बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो हमें रोक सकता है ना। अब बेटा थोड़ा सा हम स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे आज, स्पीसीज। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन ना। थोड़ा सा स्पीसीज के बारे में देखेंगे। नॉमेनक्लेचर फिनिश हुआ यहाँ पे। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ पहले ना, यहाँ पे 3 नाम लिखूंगा, घबराना मत आप लोग, है ना। ब्रेसिका, ओलेरेसिया, फिर लिखता हूं यहाँ पे ब्रेसिका, ओलेरेसिया, ब्रेसिका, ओलेरेसिया। 3 बार मैंने लिखा है ना। एक है बेटा बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइ, यहाँ पे वाई रहेगा, बोट्राइटिस, देख रहे हो। एक है दूसरा ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, कैपिटाटा, CAPITATE, ठीक है। और एक है बेटा ब्रेसिका, ओलेरेसिया, कोलोरापा, समझ रहे हो, कोलोरापा। तो ये जो होता है ना, ये होता है बेटा कली फ्लावर, कली फ्लावर। और ये जो होता है बेटा कैबेज होता है, और ये जो होता है वो नॉन होता है। मतलब ध्यान से सुनना, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस इज द नेम ऑफ फूल गोभी, ठीक। ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा इज द नेम ऑफ बंद गोभी, पात गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज। ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा इज द नेम ऑफ गांठ गोभी। कुछ अलग होती है, आपने जो नॉर्मल एक गोभी आती है बेटा उसको देखा होगा, पत्ता गोभी देखा होगा, बंद गोभी, और एक नॉल देखा होगा जिसको गांठ गोभी बोलते हैं। वो थोड़ा सा अलग कलर का होता है, ग्रीन कलर का हो सकता है और कलर का हो सकता है वो, है ना। तो ये 3 जो है, तीनों क्या है बेटा, ये गोभी की स्पीसीज है, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया। अब पहले यहां पे मैं लिखता हूं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी क्या उसमें बताएंगे अभी छोड़ दो। अभी इधर देखो, स्पीसीज क्या चीज होती है बेटा, किसको हम एक कॉमन स्पीसीज में कंसीडर करेंगे। इसके लिए जो अर्नस्ट मेयर थे ना, अर्नस्ट मेयर, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ये, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अर्नस्ट मेयर ने दिया था बेटा बायोलॉजिकल species concept. According to this species concept, according to this concept,
अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दें, ठीक, तो इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं बेटा कॉमन स्पीसीज में। सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा, समझ रहे हो? मतलब ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर दें, कर पाए, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तभी ये रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। लेकिन इधर देखो जरा सा, हमने हॉर्स और डोंकी दोनों का क्रॉस करा दिया और यहाँ म्यूल बन गया बेटे, मतलब खच्चर, जानते हो आप खच्चर। तो ये दोनों रिप्रोड्यूस तो कर पाए, लेकिन क्या ये दोनों कॉमन स्पीसीज हैं? नहीं है। हॉर्स और डोंकी कहाँ पे है? नहीं। लेकिन ये रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, और सेम स्पीसीज तो है नहीं, इसलिए ये कंसेप्ट गलत हुआ। नहीं बेटा, ये रिप्रोड्यूस तो कर पाते हैं, लेकिन क्या खच्चर जो होता है, म्यूल जो होता है बेटा, ये क्या फर्टाइल है? नहीं, ये फर्टाइल नहीं होता। ये क्या होता है बेटा? स्टेराइल होता है, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अर्नस्ट मेयर ने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया। अर्नस्ट मेयर ने कहा नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये नेचुरली तो इनब्रीडिंग नहीं करते ना, ये नेचुरली तो क्रॉस नहीं करते, तो हम करवाते हैं, है ना? तो यहां पे मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर, नेचुरली inbreeding population, naturally inbreeding population which can reproduce and produce कैसा? fertile offsprings, fertile offsprings considered in a biological species, considered in biological species। मतलब अर्नस्ट मेयर ने क्या कहा कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, उन सारे पॉपुलेशन को हम सेम स्पीसीज में कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इसका बेस क्या था बेटा? बेस क्या था? कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये आपको नीट में, है ना, आ चुका है पहले भी कई बार। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो इसका बेस था वो क्या था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या इसको अगर छोड़ दिया जाए ऊपर वाले को, तो अर्नस्ट मेयर का स्पीसीज कांसेप्ट समझ में सबको आया क्या? अर्नस्ट मेयर का स्पीसीज कांसेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गया। अब देखो बेटा, नेचुरली इसको कॉपी कर लेना आप लोग। नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन व्हिच कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कंसीडर्ड इन अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक बात। अब चलो देखो इस पे चलते हैं। ये मैंने क्या लिख रखा है ना? अब देखो
ये एक मैंने बकेट लिया, ये मैंने एक बकेट लिया बेटा, है ना, एक बकेट ले लिया, इसमें इसका फ्लावर और इसका फ्लावर और इसका फ्लावर, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, इन तीनों के फ्लावर को बेटा मैंने इस बकेट में डाल दिया है। ठीक, ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं बकेट में डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, और आपको हम बोले कि बेटा आप हमें कैबेज का फ्लावर निकाल के इसमें से दो, तो आप नहीं उसको आइडेंटिफाइड कर सकते, है ना, उसको पहचान नहीं सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि बेटा इन तीनों का फ्लावर का जो मॉर्फोलॉजी है, जो देखने में वो बिल्कुल सेम होता है ना, आप उसको आइडेंटिफाइड अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? देखने में बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए आप उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक काम करते हैं, है ना, काम ये करते हैं बेटा कि इसमें हम कली फ्लावर का, मान लो ये स्टिग्मा स्टाइल है और ये ओवरी है, कली फ्लावर का के फीमेल पार्ट को, मतलब स्टिग्मा को हम पॉलिनेट करा देते हैं कैबेज के पॉलन ग्रेन से। मतलब कि मेल कैबेज का हो, फीमेल कली फ्लावर का हो, यहाँ पॉलिनेशन करा दिया हमने इसके पॉलन ग्रेन से, तो पॉलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी बेटा, है ना। मतलब क्या हुआ? दे कैन अनेबल टू रिप्रोड्यूस बिटवीन देम। बहुत बड़ी बात बोली मैंने, याद रखो। ये जो है कैबेज, कलीफ्लावर और नॉल, गांठ गोभी, इनमें आपस में बेटा रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, नहीं होता है नेचुरली, ये इनब्रीडिंग नहीं करते, नेचुरली इनब्रीडिंग इसमें नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता मतलब ये तीनों के तीनों अलग अलग आपस में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं। देयर आर 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गया। क्या हो गया? तीनों, ये तीनों के तीनों बेटा क्या हो गए? देयर आर 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज है। क्यों? क्यों 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज है बेटा? क्योंकि आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, लेकिन बेटा मॉर्फोलॉजिकली इनमें बहुत सिमिलरिटी है, और हम जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं वो मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ही यूज करते हैं, फ्लावर्स को ही यूज में ज्यादा वेटेज देते हैं। वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, उनको वेटेज बहुत हम कम देते हैं बेटा, समझ रहे हो? तो ये जो इनमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी है, और भी बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, इनके सेपल्स हैं, इनके पेटल्स हैं, बहुत सारी, उसके बेसिस पे इनको हम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, देख लो बिल्कुल सेम है, देख रहे हो? मतलब टेक्सोनॉमी में इनका जो रैंक है बेटा वो सेम है, तो रैंक सेम है मतलब कि टैक्सा सेम है, ठीक है, टैक्सा सेम है, तो इसको बोलेंगे कि देयर आर 1 टैक्सोनॉमिकल species, 1 taxonomical species and 3 biological species, और 3 biological species हैं, इसीलिए तीनों को हम एक नाम और दे सकते हैं, ये क्या है? सिबलिंग स्पीसीज, सिबलिंग सिबलिंग स्पीसीज, ठीक बात है ना?
सिबलिंग स्पीसीज 3 है, तीनों आपस में सिबलिंग स्पीसीज है, 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं और 1 टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज है। अब देखो टेक्सोनॉमिक जो है, बहुत सारे जो टेक्सोनॉमिस्ट है बेटा वो बायोलॉजिकल स्पीसीज को 100% नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बेटा एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरह की बात नहीं है, वो अकेले ही जो है रिप्रोड्यूस कर देते हैं बाइनरी फिजन से। तो एक है तो किसको हम माने कि स्पीसीज का 2-3 होना चाहिए इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, इनब्रीडिंग उसमें होती नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधे बाइनरी फिजन के थ्रू हो जाता है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा तो फेल होता हुआ नजर आ ही रहा है, थोड़ा तो ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, तो ये फेल हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं भूल रहा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा था बेटा, अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। अर्नस्ट मेयर को बेटा हम क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इसलिए बेटा कि इन 19th सेंचुरी में डार्विन आए थे और इन्होंने क्या किया था, अपना कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मतलब कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में दिया था। डार्विन ने क्या दिया था बेटा? डार्विन ने एक्चुअल में क्या दिया था? डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, और अर्नस्ट मेयर ने क्या बताया था? अर्नस्ट मेयर ने बताया था बेटा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज मतलब बहुत सारे स्पीसीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और डार्विन ने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे हुआ। इसीलिए हम अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट है बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इसके बाद आ गया बेटा एक दूसरा स्पीसीज कांसेप्ट जिसको हम बोलते हैं बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट। कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट जैसा कि नाम से ही है बेटा कि जो मॉर्फोलॉजिकली देखने में सिमिलर हो उनको हम कंसीडर करेंगे बेटा कॉमन स्पीसीज, या मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज, है ना। दूसरा आया बेटा टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, है ना। टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, आप बस लिख लो। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिखिए, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म showing the similarity in their morphology considered as a single species। अब बेटा देखो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जिसको बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देखने वाले ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करें, समझ रहे हो, ये भी फेल हो गया है। कैट्स की बहुत सारी वैरायटी ऐसी है ना, टाइगर की ऐसी बहुत सारी, मतलब है मतलब फैमिली में आप पहले तो अभी आगे हम बताएंगे उसके बारे में कि एक फैमिली से बिलोंग करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें आपस में देखने में वो सिमिलर दिखते हैं बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो हम मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे हम दो ऑर्गेनिजम्स को ये नहीं कह सकते कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और वो कॉमन स्पीसीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये भी जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो पूरी तरह से फॉलो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है
कि जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा वो एग्जैक्टली सिमिलर, लगभग सिमिलर होते हैं। अब इसके बाद आया बेटा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, है ना। वैसे हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में स्पीसीज के बारे में और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे +2 में, समझ रहे हो। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है स्पीसीज का, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है, लिखो फिर बताता हूं मैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are morphologically similar, दोनों को मिला दिया, बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल को मिला दिया, परफेक्ट हो गया। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are morphologically similar, the group of organisms which are morphologically similar and they can reproduce and produce fertile offspring, या produce their own its kind of offspring। हो गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, मॉडर्न हम किसको बोल रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों को मिला दिया हमने, अब तो परफेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर मान लो कोई एक स्पीसीज का नाम ले लें हम, जैसे कि ह्यूमन की बात करें बेटा, तो ह्यूमंस में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। क्या मेल और फीमेल में मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो क्या एग्जैक्टली सिमिलर है, ये नहीं है, लेकिन बोथ आर बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, मेल और फीमेल सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाहर से देखने में बिल्कुल सिमिलर हो ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए क्राइटेरिया बनाई गई बेटा, है ना। क्या क्राइटेरिया थी, मान लो एक स्केल बनाया हमने, इस पे ह्यूमन के 100 कैरेक्टर्स ले लिए हमने, ठीक बात है, 100 कैरेक्टर्स ले लिए, तो इसमें देखा हमने कि कॉमन कैरेक्टर्स कितने हैं, तो पता चला हमें इस कॉमन कैरेक्टर तो यहाँ तक है, यहां से लेके यहाँ तक क्या है बेटा, कॉमन कैरेक्टर है ना। अब 5 2 4 5 मतलब 1 से 2 3 4 या 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, डिसिमिलर है, डिसिमिलर है बेटा। तो इनका रेशियो सिमिलरिटी का, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स का रेशियो बहुत ज्यादा है, तो हम उनको एक कॉमन स्पीसीज में कंसीडर कर लें, समझ रहे हो, उतना कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हॉर्स की बात करें, काऊ की बात करें बेटा, बफलो की बात करें हम, तो उसमें भी मेल और फीमेल में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकली उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कांसेप्ट। इसके आगे का स्पीसीज कांसेप्ट बेटा आप पढ़ोगे +2 में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब हम फिर से वही पे आते हैं कि कैरेक्टराइजेशन क्या चीज होती है ना। क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन तो देख लिया था हमने, हाँ देखिए क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैरेक्टराइजेशन देख लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, नॉमेनक्लेचर देख लिया, 3 देख लिया है। अब क्लासिफिकेशन कैसे देखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। बेटा यहां तक समझ में आ गया था ना, फिर मैं आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आ गया था, बहुत आसान था, कोई बहुत टफ नहीं, बताओ लिखो, ऐसा नो लिखो, यहां तक समझ, ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना, ठीक है बढ़िया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता क्या है, एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज द grouping of an organisms, ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उनका ग्रुपिंग करना, ग्रुप में डिवाइड करना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज नॉट ओनली साइंस, लिखो आप लोग,
it is not only a science but it is art also, art एक कला है। क्लासिफिकेशन भी कैरेक्टराइजेशन के जैसा ही है, क्या है, कला है बेटा, आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, it is stepwise process, it is stepwise process and each step represent a rank, each step represent a rank, और रैंक को ही क्या बोलेंगे बेटा, रैंक को ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंजेस when we change their character, ये भी आप जानते हो और करके मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं मैं, देखो पहले आप लोग, the type of classification changes when we change the characters, अगर characters को हम चेंज कर दे बेटा तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाता है। अब ये जितना पॉइंट मैंने लिखा है इसको प्रूफ करें कैसे, देखो हम क्लासिफिकेशन एक स्कूल, कुछ स्कूल के बच्चों को करते हैं ना, मान लो कोई स्कूल है उसमें जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए मैंने एस यूज किया है, स्टूडेंट्स के लिए एस यूज किया है बेटा, ठीक। तो स्टूडेंट एक कैरेक्टर हो गया बेटा, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, स्टूडेंट होना एक कैरेक्टर, ऐसा आप याद रखो क्लासिफिकेशन। अब इनको ग्रुप क्लासिफाई करना है तो हम कुछ और कैरेक्टर्स को चूज करेंगे, कोई हमारे पास क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसको कि हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब कि वो फीमेल है या मेल है, तो हम फीमेल को अलग कर लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स तो ये भी है, स्टूडेंट ये भी है, स्टूडेंट्स प्लस एक और कैरेक्टर यहाँ पे जुड़ गया, क्या, गर्ल, और स्टूडेंट्स प्लस बॉय, देख लो बॉय और गर्ल होना एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के बेसिस पे इनको ग्रुपिंग करते जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक। अब इनको ग्रुपिंग करना है तो स्टूडेंट्स प्लस गर्ल, इधर भी स्टूडेंट प्लस गर्ल तो है ही है, कुछ कैरेक्टर्स चूज करें जो कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। जैसे कुछ इसमें की गर्ल्स ऐसी हैं बेटा जो एक्टिवा से आती हैं, एक्टिवा चला के, है ना, तो एक्टिवा इनके पास है, और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पास एक्टिवा नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया, देखो दो ग्रुप हो गया यहाँ भी। अब अभी दो कर रहा है, इस तरह से और भी ग्रुप हो सकता है, किसी के पास जो साइकिल से आ रहा हो तो उसको अलग कर सकते हैं, कुछ जो पैदल आ सकते हैं उसको अलग कर सकते हैं, इसमें और भी कई सारे बना सकते हैं। तो अब इसको मान लो हम ऐसे फिर से क्लासिफाई करना चाहें तो स्टूडेंट्स प्लस गर्ल प्लस एक्टिवा से आती है बेटा, इधर भी स्टूडेंट्स प्लस गर्ल प्लस एक्टिवा से आती है, प्लस इसके पास, कुछ के पास ऐसा है कि घड़ी पहन के आती है, मतलब कि कौन सा मान है, फास्ट ट्रैक की वॉच,
फास्ट FTW में लिख दे रहा हूँ, फास्ट ट्रैक की वॉच पहन के आती है। और कुछ ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक की वॉच नहीं पहनते, ठीक। अब इनको हम क्या बोल रहे हैं, अब चलो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो मैंने बनाया है बेटा, देखना, ये हायर रैंक है और ये लोअर रैंक है, ये हायर रैंक है और ये लोअर रैंक है। तो जैसे ही नीचे बढ़ते जाएंगे फ्रॉम हायर, यहाँ पे मैं लिख दूं, ये कौन सा रैंक है बेटा, हायर रैंक है। और कौन सा रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक, कैटेगरी। और ये क्या है बेटा, लोअर रैंक है। when we move from higher to lower rank, the number of organisms will be decrease। देखो यहाँ पे अगर मान लो 2000 अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे तो कम ही होंगे ना, यहाँ पे हो सकता है 50 हो सकता है। तो when we move from higher to lower rank, the number of organisms will be decrease and number of common characters will be increase। कॉमन कैरेक्टर देखो बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे। देख लो, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे। अब इनमें क्या है, केवल स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर रैंक, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको याद भी रखना चाहिए ठीक है। अब देखो हमारे वहां हमने जो सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है ना, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम मतलब इस देख दे ध्यान से सुनना, इसका हम इस रैंक का कोई नाम दे दें, इस रैंक का कोई नाम दे दें, इस रैंक का कोई नाम दे दें, इसका कोई नाम दे दें। इसी तरह से बायोलॉजी में इस डिफरेंट रैंक का नाम जो है रखा हुआ है बेटा, क्या, किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आएगा बेटा, फाइलम, अगर प्लांट है तो डिवीजन। याद रखना सबसे पहले किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया। तो किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्लास, इसके बाद आता है बेटा ऑर्डर, इसके बाद आता है बेटा फैमिली, इसके बाद आता है बेटा जीनस, इसके बाद आता है बेटा स्पीशीज। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है। क्या है बेटा, यही है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। और ये हायर रैंक है और ये लोअर रैंक है। इधर से इधर को आओगे बेटा तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे कि इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ओके, अगर हम बोले बेटा द character of the species, sorry, character of the kingdom is the character of the species। बात सही है कि गलत है बताना जरा। The character of the kingdom is the character of species। false है या ट्रू है लिखना है आपको, FRT लिखो। मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, the character of the kingdom is the character of species। क्या ये बात सच है, फॉल्स है? अच्छा, और लोग बताओ अपना अपना। ट्रू लिखा है रिया चौहान, और ट्रू लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ट्रू लिख रहे हैं। मान्या खुराना ट्रू, मुस्कान ने भी ट्रू लिखा है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये फॉल्स है। किसी बच्चे ने पहले लिखा था फॉल्स, उसका नाम देखो मैं भूल गया,
ये फॉल्स है। क्यों? प्रूफ करते हैं ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इधर देखो, कैरेक्टर ऑफ द किंगडम मतलब कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स मींस ऑल स्टूडेंट्स, किंगडम मतलब पूरा किंगडम का, मतलब ऑल स्टूडेंट्स का जो कैरेक्टर है बेटा, क्या वो इसका कैरेक्टर है स्पीशीज का? नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, समझ रहे हो, जिनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है। जैसे देखो एक्टिवा, यहाँ पे एक्टिवा है और फास्ट ट्रैकिंग वॉच है, क्या ये एक्टिवा इनके पास है? नहीं है। इनके पास एक्टिवा है? नहीं है। बट दे आर बिलोंग टू दिस, ये जो है इसी से बिलोंग करने वाले हैं। इनके पास ना तो एक्टिवा है ना ही फास्ट ट्रैकिंग वॉच है, लेकिन ये इसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो किंगडम का जो कैरेक्टर है बेटा वो स्पीशीज का कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। बड़ा अजीब सी बात है। हाँ ये है कैरेक्टर ऑफ स्टेटमेंट। देखो मेरा थोड़ा, द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम इज विद इन द कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज, मतलब स्पीशीज के अंदर है। देख लो, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट है, स्पीशीज के अंदर है, अंदर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि कैरेक्टर ऑफ द किंगडम विद इन द कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज, तो ये बात सच है। तो बेटा मैं कह रहा था कि ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, इसी को हम बोलते हैं क्या? हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं इसको? टाइम हो चला है, बस छोड़ देते हैं इसी में। टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में बेटा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होते हैं, और यही हायरार्कियल है अरेंजमेंट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। समझ रहे हो? यही है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ये चेंज नहीं हो सकता कभी, ये अनचेंज रहता है ना। और हर एक को एक टेक्सा बोलते हैं, जैसे कि फैमिली एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है। देखो ये एक टेक्सा है, ये एक टेक्सा है, ये भी एक टेक्सा है ना। टेक्सा मतलब कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है, समझ रहे हो? तो टेक्सा समझ में आ गया आपको, हायरार्की समझ में आ गया, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी समझ में आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं नेक्स्ट क्लास। या कैटेगरी चाहो तो लिख लो, लिख लो, अगर कैटेगरी चाहो तो आपको लिखना चाहो तो लिख लो। मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी किसको बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल, इट इज द पार्ट ऑफ कैटेगरी में बोल रहा हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल कैटेगरी together constitute, all category together constitute a taxonomic hierarchy, a taxonomic hierarchy. Next point, each category represents a rank, each category represents a rank and is commonly termed as taxon, T-A-X-O-N, taxon. और next point, kingdom is the largest category, kingdom is the largest category, और smallest क्या होगा बेटा? या lowest, species is the lowest category, species is the lowest category. अब इसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसको फिर से अप्लाई करेंगे बेटा, किसी ऑर्गेनिज्म, कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे बेटा। कोई एनिमल लेंगे, है ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स ले लेंगे, उनको एक्चुअली में कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, है ना, इस तरह से देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आज का पूरा समझ में आ गया होगा सबको।